अगर मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को तो मैं बता दिया, कुछ भी नहीं उसमें। चैप्टर नंबर सेकंड में जो मेन चीज है, अच्छा रुक जा रुक जा, मैं रुक जा, मैं सेकंड बुक के चैप्टर नंबर सेकंड की बात कर, ठीक है। चलो पहले सेकंड बुक का कर लेते हैं ना। सेकंड बुक डेरिवेशन, सेकंड बुक, हाँ ठीक है भैया, सेकंड बुक। तो सेकंड बुक में पहला चैप्टर क्या है भैया आपका? सॉलिड, ठीक है, सॉलिड्स। वह सॉलिड्स में कोई डेरिवेशन खास है नहीं। दे यंग देखिए, इसमें जो सबसे मेन है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक बड़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन, चुप कर यार भाई प्लीज यार, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। ये था आपका स्ट्रेस, ये था आपका स्ट्रेन। ग्राफ पहले कहां गया था? स्ट्रेट लाइन, ओ से लेके ए तक, यानी ये प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है भैया। इलास्टिसिटी ओ सॉरी हुक्स लॉ का, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। और यहां से यहां तक ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो इसे क्या कहेंगे भैया? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। उसके बाद फिर क्या हुआ? अरे यार चुप हो जा। उसके बाद ग्राफ क्या हुआ? थोड़ा सा कर्व हो गया। ग्राफ का स्लोप आपको याद है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है, ए भाई प्लीज यार बोल मत यार। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। टेन क्या होता है? वाई अपॉन में एक्स। वाई पर कौन है? स्ट्रेस। और एक्स पे कौन है? स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है? यंग मॉडुलस। क्या होता है? यहाँ पे स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? यंग मॉडुलस। और यंग मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इलास्टिसिटी। क्या होता है? तो भैया देखिए, आप देख रहे हो कि ए ओ से लेके ए तक ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हुक्स लॉ इसमें फॉलो हो रहा है। ओ से लेके ए तक हम कहेंगे भैया प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्या कहेंगे? ए को हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहते हैं। उसके बाद ग्राफ का स्लोप थोड़ा सा कर्व हो गया, स्लोप कम हो गया। स्लोप कम हो गया इसका मतलब क्या होगी? अगर स्लोप कम हो गया तो इसका मतलब यंग मॉडुलस कम हो गया। यंग मॉडुलस कम हो गया तो इलास्टिसिटी भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप इस पॉइंट पर वायर को अनलोड करते हो तो वायर वापसी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट के बाद वायर कभी अपनी आप अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। आप अगर आप फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर लगातार डिफॉर्मेशन आएगी, फिर उसके बाद एट लास्ट वायर क्या होता है? टूट जाता है। तो ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। इसमें मैंने जो लिखवा रखा है, जो नोट्स भेज रखे हैं आपको, ये लिखवा ही रखा है मेरे ख्याल से, तो ठीक है भैया। हाँ हाँ, आ रहे बेटा, सारी चीजें एक साथ, हाँ हाँ, सारी चीजें याद आ जाएंगी, टेंशन लो, ठीक है भैया। ये ब्रेकिंग पॉइंट है, इसके ऊपर आपका वायर क्या होता है भैया? टूट जाता है। हर पॉइंट के बारे में आप पढ़ लेना अच्छे। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इसमें इलास्टोमर, डक्टाइल और ब्रिटल, इन सब के बारे में मैंने बताया था कि भैया इलास्टोमर क्या होता है? जिसको इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इलास्टिसिटी और ब्रेकिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत पास में होते हैं। ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते। और समझ गए? मतलब इनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है? स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद डक्टाइल क्या होता है भैया? तो डक्टाइल जो होता है इलास्टिक लिमिट के बाद भी बहुत दूर तक क्या करें? खींचे जा सके, यानी जिनकी इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में दूरी क्या हो? बहुत ज्यादा हो। फिर आता भी आपका ब्रिटल। ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसकी इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे से क्या हो भैया? बहुत क्लोज हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बेटा? एफ ए डेल्टा एल अपॉन इंटू में एल। यंग मॉडुलस हो गया। जिस मटेरियल का यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है भैया। उसके अंदर चेंज उतना कम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद है भैया बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है भैया आपका? तो फोर्स एरिया डेल्टा वी और ये वी, या फिर आप नॉर्मली एफ अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी देखोगे, ठीक है भैया। ये भी होता है। पी प्रेशर है, ठीक है। फिर होता है आपका शेयरिंग मॉडुलस। शेयरिंग मॉडुलस को जी से लिखते हैं। ये होता है एफ ए डेल्टा एल, क्या है? शिफ्टिंग, क्या है? और ये एल। ये आपके कुछ मॉडुलस है, इसको आपको ध्यान रखना है चैप्टर में, ठीक है। एक डेरिवेशन है इसमें, हाँ। नहीं नहीं, डेल्टा एल अपॉन में एल होता है। सेम, ये दोनों फॉर्मूले आपको सेम लगते हैं, लेकिन यहां पर ये चेंज इन लेंथ है,
लेकिन यहां पर ये क्या है, शिफ्टिंग है, फेस के अंदर जो शिफ्ट होता है, ठीक है, वो देख लोगे डायग्राम अगर नोट्स पढ़े होंगे तो, ठीक है, फिर भी आज मैं शेयर कर दूंगा इस चैप्टर के नोट्स, ठीक है, दोबारा में। फिर इसमें एक डेरिवेशन आती है, इसमें कुल एक ही डेरिवेशन है। अच्छा हाँ, ओए यहां पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, जैसे कि भैया माउंटेन की हाइट जो होती है वो 10 किलोमीटर से ऊपर क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता 10 किलोमीटर से ज्यादा की हाइट जो होगी जमीन पर जो प्रेशर क्रिएट करेगी वो क्या होगा, जमीन की अल्टीमेट स्ट्रेंथ से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ही हाइट बढ़ेगी उतना ज्यादा जमीन पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, जो कि उसके अल्टीमेट स्ट्रेस से क्या होगा, स्ट्रेंथ से क्या होगा, ज्यादा होगा। वो माउंटेन क्या होगा, धंस जाएगा जमीन की तरफ, ठीक है भैया। उसके बाद यहां पर है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन वायर, वायर के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है, ठीक है भैया। देखिए कम आती है कि संभावना कम है। एक वायर है जिसकी लंबाई क्या थी, एल थी, आपने फोर्स लगाया और इसकी लंबाई क्या होगी, डेल्टा एल बढ़ गई, क्या बढ़ गई? और जब आपने भैया देखिए प्लीज, जब लेंथ यहां थी तो ये, भाई प्लीज यार मत बोल यार, फोर्स क्या था, जीरो था, और जब आपने यहां से यहां तक कर दिया तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी भैया, एफ हो गई। एक बात ध्यान में रखना कि ये डेल्टा एल जो बदलाव आया है ये इलास्टिक लिमिट के अंदर आया है, क्या है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाहर चले जाओगे तो आपका जो वायर होगा वो अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाएगा। अगर वो रिस्टोर नहीं कर पाएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। वायर के अंदर खींचने पर पोटेंशियल एनर्जी जब तक आती है जब तक वो खुद को क्या कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है। तो भैया आपको पता है भैया वर्क के बराबर कौन होता है, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में, यहाँ पर दो फोर्स है, एवरेज फोर्स लिखो, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एल। एवरेज फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F1 अपॉन में, F1 प्लस F2 अपॉन में 2, यानी फोर्स क्या हो जाएगा, F बाय में 2, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा एल, है ना। तो अगर आप इसको देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, एफ, हाफ इधर लिखो, एफ के नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ए से ही क्या करो भैया, मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा एल, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हाफ। अच्छा एक काम करो, लेंथ से भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, और लेंथ से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, क्या होता है, स्ट्रेस। एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वायर, और डेल्टा एल अपॉन में एल क्या होता है, स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये आपका आ गया भैया पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच वायर। इसके कुछ क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब वो एनसीईआरटी ला कोई नहीं, एनसीईआरटी जल्दी फटाफट देखो, सेकंड बुक है ना, जल्दी खोल। नई बुक से एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखना, ठीक है भैया। एक तो है आपका एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पर जो आपका ज्यादा आने की संभावना है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर इस चैप्टर से। एग्जाम्पल नंबर आपका यहाँ पर 8.1 आसान क्वेश्चन है, वैसे इसके आने की संभावना थोड़ी सी कम है। 8 पॉइंट अगर आप देखोगे तो दो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8.2 क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगर आप एक्सरसाइज में आते हो तो एक्सरसाइज का सबसे मेन क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, एक्सरसाइज का, ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक्सरसाइज का आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 8.1, दूसरा 8.2, ये सब अच्छे क्वेश्चन है और काफी याद आने की संभावना है, ध्यान रखना, करा रखे मैंने। और 8.3 क्या है, स्टार लगा दीजिए इसके ऊपर, 8.3 के ऊपर, ठीक है। तो इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन सकता है। 8.4 जो होता है, वाई रबर इज, विच वन इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। तो स्टील इज मोर इलास्टिक, सिंपल सा रीजन है भैया कि यंग मॉडुलस जो होता है वो डेल्टा एल का क्या होता है, इनवर्सली होता है। अगर सेम डायमेंशन वाले रबर और स्टील को खींचोगे तो आपको रबर के अंदर डेल्टा एल की वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, स्टील के अंदर कम मिलेगी, यानी जिसके अंदर डेल्टा एल ज्यादा रहेगा उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, कम होगा। तो यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज लेस देन यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा, दैट्स व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन है आपका 8.4, ठीक है, 8.4 हो गया आपका। और 8.5 बस यहीं तक आपके मेन क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी। आगे बढ़े, फिर आते भैया फ्लूइड पे, ठीक है। फ्लूइड में अगर आऊं, भाई प्लीज बोलिए बस प्लीज, फ्लूइड क्या होता है,
विच कैन फ्लो। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड आपको थोड़ी सी याद रखनी है, लिखवा रखा है मैंने, फ्लूइड के नोट्स भेज रखे हैं डिटेल में, ठीक है भैया। उसके बाद आता है भैया अब प्रेशर। प्रेशर क्या होता है भैया, सबको पता है, हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर होगा आपका फोर्स अपॉन में एरिया। ये प्रेशर होगा, कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल कंटेनर पे टकरा करके लगाते हैं। मॉलिक्यूल जो कंटेनर के अंदर, आपको पता है भैया फ्लूइड के मॉलिक्यूल लगातार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। मूव करेंगे तो कंटेनर की वॉल से जिसमें रखे गए टकराएंगे, टकराएंगे तो उनका मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगेगा तो भैया क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं भैया, प्रेशर कहते हैं। अच्छा, इसको थ्रस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, फोर्स को थ्रस्ट, यानी एसआई यूनिट न्यूटन होगी, नाम तो अलग है लेकिन ठीक है। उसके बाद भैया एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, तो हमें भैया ध्यान रखना कि प्रेशर जो होता है एरिया का क्या होता है, इनवर्सली होता है, और प्रेशर जो होता है फोर्स का क्या होता है, डायरेक्टली होता है। तो अगर फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। बस्ते के फंदे जो वो होते हैं जिससे टांगते हैं, वो हमेशा चौड़े होते हैं। रीजन क्या है भैया, एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या लगेगा आपके कंधे पे, कम लगेगा। पटरियों के बीच में स्लीपर्स लगाए जाते हैं, वुडन स्लीपर्स, क्यों, ताकि पटरियों का एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए, जमीन पे प्रेशर कम लगे, पटरी ना घसे, ठीक है भैया। बहुत सारे एग्जांपल है इसके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते भैया, इसमें क्या है, ये बताते रहो टॉपिक, थोड़ा भूल ना जाऊं जो ज्यादा, हाँ केस एंड फॉर्मूला भी थोड़ी ना आ जाएगा यार। चलो भैया, इसमें भैया एक पास्कल लॉ, भाई प्लीज, पास्कल लॉ कहता है, पास्कल लॉ कहता है, ठीक है, कहता भी है कि ये क्लोज सिस्टम है, क्या है ये, क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर आप प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे तो अंदर भी क्या होगा, हर पॉइंट पर प्रेशर बढ़ा घट जाएगा उसी रेशियो में। ये क्लोज सिस्टम के अंदर जितने भी प्रेशर का आप चेंज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, हर पॉइंट पर उतना ही क्या होगा, बढ़ जाएगा, हर पॉइंट पर उतना ही क्या होगा, घट जाएगा। अब आते हैं भैया पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है दूसरी, पहली क्या है भैया, लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगर मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करूं तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में भैया दो लिम्ब होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये दो लिम्ब है भाई प्लीज, अरे यार आगे जा, आजा जल्दी आजा, अरे बेटा पढ़ने वाला बच्चा तू, तेरे को बार बार याद दिलाना पड़ता है, ठीक है। ये भैया एक फ्लूइड है जो कि इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर हमने लगा दिया स्मॉल एफ, प्रेशर एरिया क्या है, स्मॉल है। तो इस फोर्स और एरिया, फोर्स, ये इस एरिया पे जब ये फोर्स लगा तो अंदर क्या आया, प्रेशर पी ए, क्या आया, और यही प्रेशर क्या हुआ, यहां पर भी आ गया पी ए के बराबर, पी भी मान लो, पी भी रहा गया। तो भैया इसका एरिया हमें पता है, तो मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर फोर्स कितना होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि पी ए बराबर में क्या होगा, यानी यहाँ पे जितना प्रेशर का बदलाव किया उतना प्रेशर यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर कितना होगा, यहाँ का फोर्स अपॉन में यहाँ का एरिया, यहाँ का प्रेशर किसके बराबर होगा, यहाँ का फोर्स जो कि क्या है, एक्स है, अपॉन में यहाँ का एरिया जो कि क्या, कैपिटल है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एफ ए इंटू में कैपिटल है, ये आ गया आपका अननोन फोर्स की वैल्यू, है ना। इसे कहते हैं भैया हम हाइड्रोलिक लिफ्ट, समझ गया, ये आसान चीज है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, अगर ये पिस्टन जिसका एरिया ए है वो x1 नीचे आया तो यहाँ पे वॉल्यूम का कितना चेंज हुआ होगा, ए इंटू में x1। तो भैया जितना वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हुआ होगा तो आपको पता है जितना लिक्विड यहाँ से ट्रांसफर हुआ होगा तो उतना लिक्विड इसके अंदर आ गया होगा, बढ़ गया होगा। तो इसके अंदर कितना लिक्विड बढ़ा, तो ये भैया ऊपर गया होगा, कितना के ऊपर गया, x2। तो ये इसके अंदर वॉल्यूम का चेंज कितना आएगा, ए इंटू में x2। मैं जानता हूं कि जितना वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हुआ है, जितना वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड का बढ़ गया होगा। इसका मतलब ये दोनों ही क्या आपस में, ए एक्स वन बराबर में ए x2। यहां से आपको ये x1 और x2 में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है भैया। इसका मैंने जो न्यूमेरिकल करा रखा है एनसीईआरटी का वही आएगा, सिरिंज प्रॉब्लम वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, बात करते हैं अब के जल्दी बता, ब्रेक नहीं है, हटाओ, तेज बोल जल्दी फटाफट। टॉरिसली थ्योरम कुछ भी नहीं है, टॉरिसली थ्योरम, टॉरिसली नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक यूट्यूब ली, यूट्यूब से सारी हवा को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, गर्म करके निकाल दिया हवा, और उसको ऊपर वाले जहां से हवा निकली थी उस वाले एंड को बंद कर दिया, ठीक है भैया। और उसके बाद उन्होंने ड्राई मरकरी के अंदर इस तरह से यूट्यूब को डाल दिया, ठीक है, ड्राई मरकरी के अंदर। अब ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में,
ठीक है, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कह रहा है ड्राई मरकरी के अंदर जैसे डाला तो यूट्यूब के अंदर किसी प्रकार की एयर तो थी नहीं, बोला हाँ। तो जैसे और ड्राई मरकरी जहां पे रखा हुआ है वहां पे क्या लग रहा था, एटमोस्फेरिक प्रेशर। अंदर का प्रेशर क्या था, जीरो था, क्योंकि सारी एयर क्या होती निकल चुकी थी। तो भैया अब बाहर प्रेशर क्या है, पीए है, अंदर का प्रेशर क्या था, जीरो था। तो इसीलिए द फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू, तो सरफेस पर प्रेशर पीए है, अंदर का प्रेशर जीरो, तो लिक्विड क्या होगा, इसके अंदर राइज करेगा, और राइज करता 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 कहां आ जाएगा, 76 सेंटीमीटर पर जाकर रुक जाएगा। ठीक है, जैसे 76 सेंटीमीटर पर रुक गया तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये यहाँ पे रुक गया, इसका मतलब अब जो ये मरकरी इस बॉटम पे प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर कौन लगा रहा है, एटमोस्फेयर। इसका मतलब एटमोस्फेयर का प्रेशर बराबर में 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर, है ना। तो अब ये फ्लूइड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होता है, एच रो जी। हाइट कितनी है, 0.76 मीटर, और डेंसिटी कितनी है मरकरी की, 13.6 इंटू में 10 की पावर क्या होगा भैया, 3, और जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। सॉल्व करोगे तो आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। अच्छा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कह रहा है अगर मरकरी के यहाँ पे मैं अल्कोहल ले लूं तो कितनी हाइट तक जाएगा, याद है तूने, तुम्हारे में भी आया था यूट्यूब में एक बारी। ठीक है, मरकरी की यहाँ पर अगर आप अल्कोहल ले लो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन कर रहा है कि अगर इस मरकरी की यहाँ पे मैं अल्कोहल ले लूं तो बताओ कितनी हाइट तक जाएगा। तो मुझे लगता है एटमोस्फेयर का प्रेशर तो वही रहेगा, और अल्कोहल की डेंसिटी भैया वहां काफी कम होती है, तो मैं मान लेता हूँ अल्कोहल की डेंसिटी क्या है, एक्स है। तो वो कितना ऊपर जाएगा, तो मुझे पता है जब भी राइज करेगा तो काफी ज्यादा राइज कर जाएगा। कब तक राइज करेगा, जब तक कि अल्कोहल, मान लीजिए अल्कोहल का यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी अल्कोहल है, और यहाँ का एटमोस्फेयर का प्रेशर क्या है, पीए। अगर मान लो अल्कोहल राइज हुआ, राइज करता हुआ एक पॉइंट पर जाकर रुक गया, तो इसका मतलब अल्कोहल का प्रेशर और एटमोस्फेयर का प्रेशर क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। इसका मतलब एटमोस्फेयर का प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू अल्कोहल, अल्कोहल एल लिख दो। ठीक है, तो प्रेशर, एटमोस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ अल्कोहल का प्रेशर क्या होगा, क्योंकि अल्कोहल फ्लूइड होता है तो उसका प्रेशर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इंटू में हाइट ऑफ अल्कोहल इंटू में जी। तो भैया आपको ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, आप हाइट ऑफ अल्कोहल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला बोल। ओपन ट्यूब मैनोमीटर नहीं है, हाँ सरफेस एनर्जी होता है भैया, ध्यान रखना, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन वाले सरफेस एनर्जी कैसे आ गया, हाँ कुछ नहीं है, गॉस प्रेशर देखिए, सुन लीजिए। ये भैया एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ये लिक्विड प्रेशर क्या होगा, एच रो जी होगा। ठीक है, ये लिक्विड भरा पड़ा है। बी पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर होगा, बी पॉइंट पर जो कुल प्रेशर होगा जिसे एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, वो किसके बराबर होगा, एच रो जी प्लस पी, इसे कहते हैं टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर मेरे को केवल गॉस प्रेशर निकालना है तो एटमोस्फेयर को हटाना पड़ेगा, यानी केवल क्या होगा, एच रो जी क्या होगा, गॉस प्रेशर होगा, क्या होगा, समझ गया, आगे बोलो। सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, तो भैया देखिए सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में जो भी आप काम करते हो वो किसके बराबर होता है, सरफेस, सरफेस टेंशन करता क्या है, सरफेस एरिया को कम करता है, क्या करता है। ठीक है भैया, और यदि आप सरफेस एरिया को कम करने की बजाय बढ़ा दो तो इसका मतलब आप किसके अगेंस्ट में काम करोगे, सरफेस टेंशन के। सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में जो भी आप काम करोगे वो किसके बराबर रहेगा, सरफेस एनर्जी के। डेरिवेशन नहीं आती इसकी, बस आप ध्यान रखना, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू में क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन इनटू में एन भी लगा देते हैं, एन क्या है भैया, नंबर ऑफ फेस इन कांटेक्ट विद एयर। ठीक है भैया, आगे बोलो। हाँ तूने छोड़ी है क्या चीजें, आर्क डिस्मिसल आउट ऑफ सिलेबस है, आगे बढ़ो, आउट ऑफ सिलेबस, आगे बढ़ो। कोएसिव फोर्स होता है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, कोएसिव फोर्स कहते हैं। जिन मटेरियल के अंदर कोएसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है वो हमेशा क्या होता है भैया, एक कॉन्वेक्स मतलब स्फीयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सब आप जुड़ करके क्या बना देंगे, स्फीयर बना देंगे। एक एडहेसिव फोर्स होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इस केस में अपने साथ नहीं बनाता, दूसरे के साथ चिपक जाता है, इस केस में फ्लैट मेनिस्कस होता है या कॉनकेव मेनिस्कस होता है। ठीक है भैया, तो ये एडहेसिव है, और पैसिव फोर्स मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। ठीक है, आगे बोल रही, अरे तू जा उसे बोल रहे, तूने अलाइनमेंट सही नहीं कर रखा।
मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है? तो एक मॉलिक्यूल जो होता है अपने आसपास के रीजन में जितने ही मॉलिक्यूल होते हैं सबको क्या करता है? खींचता है, अट्रैक्ट करता है। किससे? कोहेसिव फोर्स से। तो जिस मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच पाता है उसी को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। फिर आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस रेंज के अंदर आने वाले चारों ओर से जितने ही मॉलिक्यूल होते हैं सबको मॉलिक्यूल खींचता है। इसका मतलब उसका एक स्फीयर बनता है। किसका? इन्फ्लुएंस का, उसके इन्फ्लुएंस का। तो उसी स्फीयर को हम क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सरफेस फिल्म क्या होती है? तो टॉप के जो लेयर होते हैं, टॉप लेयर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऊपर की तरफ क्या करते हैं भैया? जुड़ करके एक फिल्म बना लेते हैं। जुड़ करके, क्योंकि आपको पता है भैया सब मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और कनेक्टेड होकर के एक फिल्म बना लेंगे। और वो फिल्म ही क्या कहलाती है भैया? सरफेस फिल्म कहलाती है। उस फिल्म की थिकनेस उतनी होती है जितनी भैया एक स्फीयर की रेडियस होती है। स्फीयर की रेडियस होती है। आगे बोलो। सरफेस टेंशन भैया देखिए, सुन लीजिए, आपको पता है भैया, सुन लीजिए, सरफेस टेंशन क्या होता है? तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की। क्योंकि आपको पता है टॉप की लेयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। किस फोर्स से? कोहेसिव फोर्स से। किससे? और कोहेसिव फोर्स से खिंचाव की वजह से टॉप की लेयर में क्या आता है? खिंचाव आता है। क्या आता है? फोर्स लगता है ना, हर जगह से फोर्स लगता है तो एक खिंचाव क्रिएट होता है। उसी खिंचाव पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं भैया? सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या होता है भैया? फोर्स। कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स अपॉन में लेंथ। मतलब समझे ये फिल्म है तो इस एल लेंथ के अंदर चारों ओर से खिंचाव आएगा, इधर भी खिंचाव होगा, इधर भी खिंचाव होगा। तो वही जो कुल फोर्स लग रहा है इस एल लेंथ पर उसी को क्या कहते हैं भैया? सरफेस टेंशन कहते हैं। इसको सिग्मा से लिखते हैं। अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। जिसके अंदर कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है, कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है तो उनके मॉलिक्यूल पे लगे, इस फिल्म पे टॉप लेयर पे जो फोर्स लगता है वो काफी ज्यादा होता है। यानी सरफेस टेंशन क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसके अंदर कोहेसिव नेचर कम होता है तो भैया कोहेसिव नेचर कम होगा तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा? कम होगा। फिर आगे बोलो। किसके? कुछ नहीं है। सरफेस टेंशन इक्वल्स टू में फोर्स अपॉन में लेंथ। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना कि फोर्स इक्वल्स टू में क्या होगा? एन सिग्मा एल हो जाता है। एन क्या? नंबर ऑफ फेस इन कांटेक्ट विद एयर। क्योंकि जितनी सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है उतनी जगह से क्या लगेगा? सरफेस टेंशन। बबल के एक फिल्म के केस में दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है तो दो जगह सरफेस टेंशन लगता है। तो आप यहाँ पे एन की जगह पे क्या यूज करोगे? दो। और अगर मैं बात करूं किसी लिक्विड ड्रॉप की, तो लिक्विड ड्रॉप की जो बाहर की सरफेस होती है वही एयर के कांटेक्ट में होती है। अंदर वाली सरफेस में क्या होता है? पानी भरा होता है। तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट विद एयर क्या होगी भी? आपकी एक हो जाएगी। आगे बोलो। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, जैसे कि आपको पता है भैया हर मॉलिक्यूल का अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है? तो हम देखते हैं जब एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ मॉलिक्यूल के हम तीन जगह पे अलग अलग मॉलिक्यूल रखते हैं। एक मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल बी ये हो गया, एक मॉलिक्यूल सी यहाँ पर हो गया। ठीक है। और एक बात ध्यान में, सरफेस टेंशन हमेशा फ्री सरफेस पे लगता है। मतलब जो सरफेस एयर के क्या होती है? कांटेक्ट में होती है। अगर मैं सी मॉलिक्यूल को देखूं तो इसका स्फीयर इन्फ्लुएंस में जितने ऊपर मॉलिक्यूल होंगे उतने ही क्या होंगे? नीचे मॉलिक्यूल होंगे। इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो का तो उसकी खुद की एनर्जी क्या होगी? जीरो। और जहां एनर्जी नहीं होती वहां पर सरफेस टेंशन नहीं होता। अगर मैं बात करूं बी मॉलिक्यूल की, तो बी मॉलिक्यूल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका लोअर पार्ट क्या है? ये बी मॉलिक्यूल ये रहा। ठीक है। तो बी मॉलिक्यूल का लोअर पार्ट तो पूरा भरा पड़ा है, लेकिन अपर पार्ट क्या है? इतना ही भरा पड़ा है। इतना पार्ट क्या है? खाली। यानी ऊपर से लगने वाला फोर्स क्या होगा? कम होगा। नीचे लगने वाला फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये मॉलिक्यूल के ऊपर इसका मतलब फोर्स लग रहा है, मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसका मतलब एनर्जी है। एनर्जी है तो इसका मतलब सरफेस टेंशन है। ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा। लेकिन अगर मैं ए मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसका ऊपर का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है पूरी की तरफ क्या हुआ? खाली है। पूरी तरह क्या है? खाली है। नीचे वाला पूरी तरह भरा हुआ है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या? हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल कौन होता है? इसकी एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और सरफेस टेंशन क्या होता है भैया? मैक्सिमम लगता है सरफेस पे इस वजह से। तो यहाँ के मॉलिक्यूल जितने ही मॉलिक्यूल होंगे सब क्या करेंगे? नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। सब कहाँ जाने का प्रयास करेंगे? नीचे। तो ऊपर क्या लगता है? खिंचाव। उसी खिंचाव पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं भैया? सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस पे लगता है और ऊपर की सरफेस को खींच करके नीचे लाने का प्रयास करता है ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए? कम हो जाए। सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस में मॉलिक्यूल क्या होंगे? कम होंगे। सरफेस में मॉलिक्यूल कम होंगे तो सरफेस की एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। सरफेस की एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस एरिया को कम करता है। अगला बोलो। सरफेस एनर्जी हो गया ना। सरफेस टेंशन इनटू में चेंजिंग एरिया। सरफेस एनर्जी की डेरिवेशन आती नहीं है वैसे। ठीक है भैया। तो बता दूं एन सिग्मा डेल्टा ए होता है।
एन क्या है, नंबर ऑफ फेस इन कांटेक्ट विद एयर, सिग्मा क्या है सरफेस टेंशन, डेल्टा ए क्या चेंजिंग एरिया। आप देख लोगे एनसीईआरटी में, तो हल्की सी डेरिवेशन भी मैंने करा रखी है इसकी। ठीक है, अगला बोलो। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस देखिए भी आपको पता तीन तरह की सरफेस होती है, एक तो फ्लैट सरफेस होती है, तो इसके अंदर का प्रेशर यानी लिक्विड साइड प्रेशर और ऊपर का प्रेशर यानी वेपर साइड प्रेशर, दोनों प्रेशर क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। एक सरफेस होती है जो ऊपर की तरफ उठी होती है, ठीक है, तो ये क्या हुआ लिक्विड साइड प्रेशर, और ये क्या है वेपर साइड प्रेशर। तो यहाँ पर लिक्विड साइड प्रेशर क्या होगा, वेपर साइड प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। एक सरफेस इस तरीके से धसी होती है ना, तो ये क्या हुआ लिक्विड साइड प्रेशर, और ये क्या हुआ ये वेपर साइड प्रेशर हो गया, और ये क्या हो गया लिक्विड साइड प्रेशर। तो क्योंकि सरफेस धसी है तो इसका मतलब वेपर साइड प्रेशर इज ग्रेटर देन लिक्विड साइड प्रेशर। ठीक है भैया, इस मेनिस्कस को कॉन्वेक्स मेनिस्कस कहते हैं, इसको कॉनकेव कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं प्लेन मेनिस्कस कहते हैं। अगला बोलो भाई। एक्स अब देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ठीक है, वाटर ड्रॉप जो होता है आपको पता भैया, जो सरफेस, ये सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स है। क्या ये, क्योंकि इसके अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, यानी अंदर का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो सरफेस कैसी होगी, कॉन्वेक्स होगी। और अंदर का प्रेशर अगर ज्यादा है तो इसका सरफेस कॉन्वेक्स हुई है। इसका मतलब अब देखो क्या हो, हम ड्रॉप की बात कर रहे हैं, डेरिवेशन दोनों के लिए सेम होगी, चाहे ड्रॉप हो चाहे बबल हो। तो हमारी ये भैया ये ड्रॉप है, मान लीजिए आपको पता भी है बाहर की तरफ कैसी है, बाहर निकली हुई है। इसका मतलब सरफेस बाहर निकली है तो कैसी नेचर की होगी, कॉन्वेक्स नेचर की होगी। क्या होगी, इसका मतलब अंदर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अंदर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और बाहर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आउटसाइड प्रेशर, इसको वेपर प्रेशर भी कहते हैं। इसकी रेडियस क्या है, आर है। अब अपने को पता भी है अंदर का प्रेशर ज्यादा है अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर क्या है, कम है। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर बराबर में क्या होता है, एक्सेस प्रेशर। क्या होता है, अब इस एक्सेस प्रेशर की वजह से इस ड्रॉप का साइज क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस ड्रॉप का साइज क्या होता है, डेल्टा आर बढ़ जाता है। तो अब देखिए भैया इसका एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया क्या होगा भैया, तो 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपको याद होगा डेल्टा आर बहुत छोटी टर्म है, इसलिए इसको आप जीरो कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर लो। चेंज इन एरिया कितना आ गया बेटा, 4 पाई, ए से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो क्या हो जाएगा भैया 8 पाई आर डेल्टा आर। ये क्या हुआ, चेंज इन एरिया आ गया। क्या आ गया, अब एरिया चेंज आ गया तो सर आपको पता है सरफेस एरिया बढ़ा है घटा है। देखिए एक्सेस प्रेशर की वजह से सरफेस एरिया घटा है बढ़ा है, बढ़ा है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और सरफेस एनर्जी क्या होती है, एन सिग्मा डेल्टा है। तो एन अभी मैं एक लिखूंगा ड्रॉप के केस में, और 2 लिखूंगा बबल के केस में। तो अभी मैं एन ही ले रहा हूं। एन सिग्मा डेल्टा है कितना रखा है, 8 पाई आर डेल्टा आर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 पाई आर डेल्टा आर, एन यहाँ पे लगा दीजिए, और सिग्मा यहाँ लगा दीजिए। ये आ गया सरफेस एनर्जी। आपको पता है सरफेस एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि हम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी को कम करता है, लेकिन अगर आप सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में वर्क करोगे, इसका मतलब सरफेस एनर्जी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब ये जो सरफेस एनर्जी आई है किसके बराबर होगी, वर्क डन अगेंस्ट दी सरफेस टेंशन। तो भैया सरफेस एनर्जी की वैल्यू तो आपने निकाल रखी है, क्या है 8 एन सिग्मा आर डेल्टा आर इंटू में दोनों वाला पाई भी है ना, पाई। और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में, ये किसका फोर्स है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किसकी वजह से भैया, फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। फोर्स क्या होता है, एक्सेस प्रेशर इंटू में कौन सा एरिया, इनिशियल एरिया लोगे, क्योंकि एक्सेस प्रेशर लग कहाँ रहा है, इस वाले एरिया पे या इस वाले एरिया पे, छोटे वाले एरिया पे लग रहा है एक्सेस, तभी तो उसका एरिया बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो इसका मतलब एक्सेस प्रेशर क्या होगा, खत्म हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर। तो ये क्या हुआ, एक्सेस प्रेशर पी, इनिशियल एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या हुआ, डेल्टा आर हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे 8 एन सिग्मा आर डेल्टा आर इंटू में पाई, तो काटा पीटी करोगे तो आपका प्रेशर की वैल्यू आएगी 2 एन सिग्मा अपॉन में आर। ये आने वाला है आपके एक्सेस प्रेशर का। ड्रॉप के केस में एन की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, और बबल के केस में आपके एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, हाँ
अब मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैंने किसी ड्रॉप के लिए नहीं किया, मैंने बबल के लिए नहीं किया। मैंने कहा अगर ड्रॉप होगा तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2 सिग्मा अपॉन में आर हो जाएगा, और बबल होगा तो एन की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी तो आपका 4 सिग्मा अपॉन में आर हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो भैया, एक्सेस प्रेशर का मीनिंग भी समझ लीजिए। एक्सेस प्रेशर मतलब बबल, अगर बबल होगा मतलब अंदर एक्सेस प्रेशर क्या है इसका, अगर बाहर प्रेशर क्या है पीए है तो अंदर इतना एक्सेस प्रेशर होना चाहिए। अब एक्सेस का मतलब क्या हुआ, अंदर पीए तो हो ही हो, साथ में 2 सिग्मा 2n सिग्मा अपॉन में आर भी हो। इसका मतलब बाहर अंदर के प्रेशर में ये क्या है, एक्सेस। एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है अगर बाहर 4 है, अगर एक्सेस प्रेशर में इसके अंदर 10 बोल दूं, बाहर क्या है 4 है, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर 10 है, बाहर क्या है 4 है, तो अंदर कुल प्रेशर कितना होगा 14। कितना होगा, याद नहीं याद है। एक्सेस प्रेशर का मीनिंग मैंने बताया था कि बाहर जितना ही प्रेशर है अंदर उतना क्या है ज्यादा है, अंदर उतना क्या है। अगला बोलो, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो भैया अच्छा इसमें एक्सेस प्रेशर का बता दिया था ना। देखिए एक्सेस प्रेशर अगर आपका बबल जो है वो जस्ट लिक्विड सरफेस के नीचे बने तो इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड है, केवल अंदर ही क्या एयर है, तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होगा, बाहर प्रेशर पी है तो अंदर प्रेशर क्या होगा पी ए प्लस क्या होगा 2 सिग्मा अपॉन में आर, क्योंकि भैया एक ही सरफेस इसकी एयर के कांटेक्ट में होगी। अच्छा अगर ये बबल क्या हो एच हाइट नीचे बने, इस लिक्विड में जिसकी डेंसिटी क्या रो है, तो बाहर कुल कितना प्रेशर होगा, तो यहाँ पे तो एटमोस्फेयर होगा, यहाँ पे इस रीजन में कुल कितना प्रेशर होगा, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी होगा। लेकिन आपको पता है बबल है, बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होता है 2 सिग्मा अपॉन में आर होता है, तो अंदर कुल प्रेशर कितना होगा, तो भैया अंदर ये एक्सेस है तो इसका मतलब बाहर जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 2 सिग्मा अपॉन में आर भी रहेगा, तो अंदर का कुल प्रेशर ही हो जाएगा। तो अभी अगला बोलो भाई, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है भैया, तो लिक्विड जो होता है वो दो तरह का होता है, एक का एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है, एक कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है, और एक का दोनों नेचर क्या होता है भैया बराबर होता है। जिसका एडहेसिव नेचर ज्यादा होगा, जिसका दोनों नेचर बराबर होता है, कोहेसिव नेचर यानी खुद के साथ चिपकना और दूसरों के साथ चिपकना दोनों सेम मोड में करते हैं, तो भैया लिक्विड क्या होता है फ्लैट मेनिस्कस बनाता है। क्या बनाता है, और यहाँ पे टेंजेंट टू द लिक्विड एयर, और यहाँ पे टेंजेंट टू द लिक्विड सॉलिड, लिक्विड ही है ना सॉलिड ही है सरफेस, तो उनके बीच में इन दोनों के बीच का एंगल ही क्या कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा जिसका कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है और एडहेसिव नेचर क्या होता है कम होता है, वो लिक्विड क्या होता है कंटेनर से यानी चिपकता नहीं है, दूसरे से चिपकेगा नहीं, उस केस में मेनिस्कस कैसा होगा आपका कॉन्वेक्स होगा। इस केस में टेंजेंट लिक्विड सॉलिड, टेंजेंट लिक्विड वेपर या लिक्विड एयर मैंने बोला था, इनके बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होगा। इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा ऑब्ट्यूज होगा, क्या होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ऐसे लिक्विड कंटेनर की वॉल को वेट नहीं करते, हमेशा दूर रहते हैं, ठीक है। अच्छा जिसका एडहेसिव नेचर ज्यादा होगा और कोहेसिव नेचर क्या होगा कम होगा, ऐसे लिक्विड क्या करते हैं भैया कंटेनर की वॉल पर ऐसे राइज कर जाते हैं, इस तरीके से कंटेनर की वॉल पे ऐसे राइज कर जाते हैं। तो ये कौन सी टेंजेंट है, टेंजेंट ऊपर क्या है वेपर, नीचे क्या है लिक्विड, तो टेंजेंट लिक्विड वेपर। और ये कौन सी टेंजेंट है टेंजेंट लिक्विड सॉलिड। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है लेस देन 90 होता है। ऐसे कंटेनर हमेशा चिपक जाता है दूसरों के साथ, वेट कर देते हैं, ठीक है भैया। अच्छा टेम्परेचर बढ़ाने से एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेसिव नेचर क्या होता है कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है जो फोर्स होता है वो वीक हो जाता है। जैसे वे फोर्स वीक हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स कम चिपकेंगे एक दूसरे के साथ, यानी कोहेसिव नेचर क्या होगा कम होगा। अब कोहेसिव नेचर कम होगा तो भैया क्या होगा, ये जो मेनिस्कस है जो इतना ज्यादा कॉन्वेक्स बना है वो लेस कॉन्वेक्स होगा, जाहिर सी बात है एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट हाईली डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर, ठीक है भैया। अगला बोलो कैपिलैरिटी। देखिए भैया जब भी आप किसी भी लिक्विड दो तरह के होते हैं, लिक्विड का दो नेचर होता है, या तो लिक्विड राइज करता है या फॉल करता है, इन दोनों भी हम क्या कहते हैं कैपिलैरिटी कहते हैं, समझ गया। अब कैपिलैरिटी के बहुत सारे एग्जांपल है, फ्लोटिंग पेपर क्या करता है पानी को सोख लेता है, टॉवल पानी को सोख लेती है, सब क्या है और प्लगिंग क्यों करता है ताकि कैपिलरीज बन जाए जमीन के अंदर, और क्या हो जाए भैया पानी अंदर की तरफ आसानी से जाए, ताकि काफी दिनों तक जमीन क्या रहे गीली रहे, फसल को लगातार न्यूट्रिशन मिलता रहे, ठीक है भैया। ये सब क्या है कैपिलैरिटी के आपके एग्जांपल है। फिर आता है भैया एसेंट फॉर्मूला। क्या आता है एसेंट फॉर्मूला, काफी अच्छा टॉपिक है, आता है भैया एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला देखिए भैया बड़ा आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है भैया एसेंट फॉर्मूला मतलब राइज करना, लिक्विड क्या हुआ राइज कर गया, सुन लीजिए बेटा ध्यान दीजिए, लिक्विड राइज कर गया, ये क्या है
मेनिस्कस की रेडियस है या ट्यूब की रेडियस है ना। लिक्विड राइज कर गया। लिक्विड राइज क्यों किया? क्योंकि आपको पता भी इसका एडहेसिव नेचर क्या था, ज्यादा था। अगर इसका एंगल आपको पता है, एंगल ये क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है थीटा, बोला हाँ। तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इसका सरफेस टेंशन क्या है, सिग्मा। देखिए सिग्मा एक्चुअली में फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो भैया इधर क्या आएगा, सिग्मा कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, सिग्मा साइन थीटा। अगर आप सिग्मा साइन थीटा को जोड़ते हो, सारे सिग्मा साइन थीटा को जोड़ते हो, तो सबका सम क्या आएगा, जीरो। हियर सब सिग्मा साइन थीटा का सम क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि आपको पता है ये सिग्मा साइन थीटा इधर वाले सिग्मा साइन थीटा कैंसिल कर देगा। लेकिन आपको पता है सिग्मा कॉस थीटा सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसलिए सबके सब सिग्मा कॉस थीटा क्या करेंगे, इसकी सरकमफेरेंस मिलेंगे। सरकमफेरेंस क्या होगा, इसकी रेडियस क्या है, आर। तो सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है भैया, तो ऊपर की तरफ कौन सा सरफेस टेंशन लग रहा है, सिग्मा कॉस थीटा। और लेंथ कितनी कितनी लेंथ पे लग रहा है, तो सरकमफेरेंस पे लग रहा है नहीं, 2 पाई आर। और आपको पता भी है यही फोर्स क्या कर रहा है, लिक्विड को राइज करा रहा है। जैसे लिक्विड राइज करना बंद हो गया, तो इसका मतलब जितना ये दोनों फोर्स लगा रहा है, उतना ही क्या लिक्विड का वेट नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगा, सिग्मा। अब देखिए ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कहां से आया, तो भैया आपको पता है सरफेस टेंशन का फोर्स अपॉन में लेंथ होता है। तो फोर्स क्या होगा, सिग्मा इंटू में एल। तो सिग्मा कौन सा लग रहा है, कौन सा सिग्मा इसको ऊपर ले आ रहा है, तो सिग्मा कॉस थीटा। कौन कितनी लेंथ पे लग रहा है, तो भैया इसकी लेंथ पे लग रहा है ना। तो 2 पाई लिख दिया। अच्छा ये क्या है, ये फोर्स क्या कर रहा है, इस लिक्विड को राइज करा रहा है, लिक्विड का राइज करा रहा है। और अगर मान लीजिए लिक्विड राइज करना बंद हो गया, तो इसका मतलब इनके द्वारा लगाया गया फोर्स इस पूरे लिक्विड के वेट के बराबर है। वेट क्या होता है, mg। तो भाई mg हो गया ये सिग्मा कॉस थीटा इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि आपका जो फोर्स लग रहा है, जो सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहा है ऊपर, वो इतना है। और जैसे ही लिक्विड राइज करना बंद हुआ, तो उसका मतलब जो ऊपर फोर्स लग रहा है उसके बराबर क्या हो गया, वेट हो गया। वेट क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी इंटू में जी। ठीक है, अगर मैं इस ट्यूब को देखूं, तो यहां से यहां तक के लिक्विड का वेट कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो आपको पता भी है, रेडियस आपको पता है, तो आप एरिया निकाल लोगे। और हाइट पता है, तो एरिया इंटू में हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो हमने क्या किया, सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर, और क्या वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू में हाइट, रो जी। सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर, और एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एच रो जी। बेटा आपको एच ही निकालना है, तो एच क्या आएगा आपका, सॉल्व करोगे 2 सिग्मा कॉस थीटा काटा पीटी के बाद एच रो, रो जी यार, रो जी। ये आ गया आपका एसन फॉर्मूला, आसान फॉर्मूला है। बच्चे बेकार में डरते हैं इसको लेकर के, कुछ भी नहीं है। आगे बोलो, खत्म हो गया पाठ, अगला बोलो। लिक्विड इंक्लूजन, पढ़ियो। अरे ये तो हो तो गया, हो गया, ये हो गया। हाइड्रोडायनेमिक आता है, मोशन ना, फ्लूइड इन मोशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक। आगे बोल जल्दी फटाफट बोल। विस्कोसिटी, जब फ्लूइड आगे बढ़ता है, तो उसकी मोशन में जो फोर्स बाधा उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी। अलग अलग फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। विस्कोसिटी टेम्परेचर पर हाईली डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, कोई ऐसी फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो विस्कोसिटी अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी। विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग फ्लूइड की अलग अलग होती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नाम का एक टॉपिक है भैया, कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर चीज की विस्कोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। विस्कोसिटी को एक हर विस्कोसिटी का एक नंबर दिया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, तो भैया 2 लेयर है। और एक बात ध्यान रखना, जो लेयर जमीन के कांटेक्ट में होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। जो टॉप पर होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ की वेलोसिटी अगर v है, तो यहाँ की क्या होगी, v प्लस डेल्टा वी होगी। यानी डेल्टा वी क्या है, दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंस क्या कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो इन दोनों लेयर्स के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, डेल्टा वी है। ठीक है, और इसकी जमीन से हाइट क्या है, ये जमीन है, इसकी जमीन से हाइट क्या है, एक्स है। तो इसकी क्या होगी, ऊपर वाले क्या होगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यानी दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा, डेल्टा एक्स। अगला बोलो, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना क्या है, ए है। जब ये दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इनके अपोज करने के लिए, वेलोसिटी को अपोज करने के लिए पीछे की तरफ क्या लगेगा, फोर्स।
इसी को हम क्या कहते हैं भैया, विस्कस फोर्स कहते हैं। ये विस्कस फोर्स डिपेंड करता है दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी। आपको पता है ये दोनों लेयर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी, अपोज करने वाला फोर्स पीछे की तरफ क्या लगेगा, उतना ज्यादा लगेगा। दूसरा है ना, दोनों के बीच में दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, अपोजिंग फोर्स कम लगेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हथेली को एकदम सटा के रखो, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू कम कर रखो, तो फोर्स क्या लगेगा, हाइट ज्यादा निकलेगी, विस्कस फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरा है ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों का एरिया जितना ज्यादा कांटेक्ट में होगा। आपको पता है उंगली रगड़ोगे हाथ पे तो कम हीट निकलेगी, मतलब कम फ्रिक्शन हो रहा है। पूरी हथेली रगड़ोगे तो ज्यादा हीट निकलेगी, इसका मतलब ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है। कंबाइन कीजिए तो आपका आएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, है ना। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट, इसे क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ। यहां माइनस लगा दो क्योंकि वेलोसिटी आपकी क्या है भैया, राइट साइड में, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड में। समझ गया, तो ये आ गया विस्कस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगला बोलो, कंपैरिजन है। सॉलिड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है और विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये बता रखा है। आगे बताओ, लिखा रखा है मैंने, वहां से ले रही है। पॉइजली फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, डायमेंशन एनालिसिस है। पॉइजली फॉर्मूला किसी पाइप से पर यूनिट टाइम में जो पर सेकंड जो वॉल्यूम गिर रहा है उसके बारे में बताता है। स्टॉक स्लो भी क्या है, डायमेंशन वाला फॉर्मूला ही है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6 पाई ईटा वी आर। इसके बारे में देख लो तो ये क्या भी है, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, गिरने की नीचे है, रेडियस इसकी क्या है, आर है, और जिस लिक्विड के अंदर गिर रहा है उसकी विस्कोसिटी क्या है, वी है। तो इसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अच्छा, इसका ध्यान रखना कि जो अपोजिंग फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, यानी इसकी रफ्तार जितनी बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ो, टर्मिनल वेलोसिटी से के ऊपर बेस्ड है जिसका, ठीक है। ये ध्यान रखना, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, आपको बता दूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, गिरता किस वजह से, अपने वेट की वजह से। वेट एक कांस्टेंट टर्म है, किसी भी प्लेन पे ये चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जब ये गिरने लगता है तो फ्लूइड में गिर रहा है, फ्लूइड में गिर रहा है तो एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं ब्योंसी, क्या कहते हैं। लेकिन जब गिरने लगता है तो उसके पास वेलोसिटी भी आती है, और जैसी वेलोसिटी आती है विस्कस मीडियम में तो ऊपर से एक और फोर्स लगता है, उसे क्या कहते हैं, वी ड्रैग कहते हैं। इसकी वैल्यू कहते हैं 6 पाई ईटा वी आर। और ब्योंसी जो होता है, अगर इस बॉडी का वॉल्यूम वी है, क्या है, तो ब्योंसी जो होता है वो, आपको बता दूं, मास ऑफ फ्लूइड जो कि इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया इनटू में ब्योंसी। अब वेट ऑफ फ्लूइड के बराबर होता ना। अब जिस मीडियम में ये बॉडी डुबोई जाएगी उस मीडियम से फ्लूइड को हटाइए, उस फ्लूइड के वेट के बराबर ही क्या लगती है, ब्योंसी। वेट क्या होता है, एम इंटू में जी। किसका मास आएगा, फ्लूइड का मास आएगा जी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में, तो वॉल्यूम किसका रहेगा, बॉडी का वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी रहेगी, तो जिस मीडियम में गिर रहा है, मान लीजिए जिस मीडियम में गिर रहा है उसकी डेंसिटी क्या है, रो 2 है, क्या है, और उसकी खुद की डेंसिटी क्या है, रो 1 है। तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ फ्लूइड है, मास ऑफ फ्लूइड में जो वॉल्यूम आएगा वो बॉडी का ही वॉल्यूम होगा, और डेंसिटी किसकी आएगी, फ्लूइड की, इंटू में जी। वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ये स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस आ रहा है, तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर रो 2 इंटू में जी, है ना, ये हो गया ब्योंसी। और उस पर की वैल्यू क्या होगी, 6 पाई आ गया। अच्छा, अब एक चीज देखिए भैया, ये वाला फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए स्टार्टिंग मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसकी वैल्यू क्या है, 100 न्यूटन है। इसकी वैल्यू क्या, ये भी फिक्स ही होती है किसी मीडियम में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 न्यूटन होगी। तो नीचे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, स्टार्टिंग में फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। लेकिन नीचे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 90 न्यूटन लग रहा है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगी। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ते 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 ऐसा हो जाएगा कि ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 90 न्यूटन हो जाएगा एक कंडीशन में। जैसे ये 90 न्यूटन हो गया, ये 10 न्यूटन हो गया, तो ऊपर ऊपर वाला फोर्स क्या होगा, 100 न्यूटन। ऊपर का कुल फोर्स कितना हो जाएगा 100, नीचे भी कितना हो रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और जब टर्मिनल वेलोसिटी की बात करता हूं तो नीचे वाला फोर्स बराबर है ऊपर वाला फोर्स। नीचे वाला फोर्स क्या है, mg, ऊपर वाला फोर्स क्या है, 6 पाई ईटा, टर्मिनल वेलोसिटी को वीटी से लिख रहा हूं आर, और ये क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू रो 2 इंटू में जी। अच्छा, ये मास किसका है, इस बॉल का मास है, तो मास क्या होगा
वॉल्यूम ऑफ बोल, डेंसिटी ऑफ बोल, डेंसिटी ऑफ बोल क्या है, रो 1 है इंटू में जी, 6 पाई एटा वीटी इंटू में आर प्लस 4/3 पाई आर क्यू इंटू में रो 2 इंटू में जी। अच्छा एक चीज देखिए, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बॉडी का 4/3 पाई आर क्यू। उसके बाद आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, इसको निकाल कर इधर लाओगे, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी आप निकालोगे, तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है, अगर मुझे सही सही याद हो, तो 2r² रो 1 माइनस रो 2 अपॉन में 9 एटा, नीचे यहाँ पे, ठीक है ये था। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी शुरू में बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है, वेलोसिटी पहले शुरू में बढ़ी, उसके बाद क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। ये कांस्टेंट कब होती है, जब अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स, है ना। चलो आगे लगो, है यही तो है, करा दिया। देखिए टाइप ऑफ फ्लो की बात करते हैं, लिक्विड का दो दो तरह का बेसिक फ्लो होता है, कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में दो कैटेगरी होती है, एक होता है लैमिनार, एक होता है भैया, नहीं, स्ट्रीमलाइन फ्लो को एक लैमिनार फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। और टर्बुलेंट में क्या होता है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है भैया, फ्रिक्शन की वजह से जो लेयर्स होती है वो मिक्स हो जाती है और वोर्टिक्स बनाती है, क्या बनाती है, भंवर कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। और हाँ, लैमिनार फ्लो में, लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो में कभी भी लेयर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। मैंने प्रॉपर्टी लिखवा रखी है बकायदा, उसको थ्योरी पढ़ लेना तो आसानी से हो जाएगा। अगले बोलो, हटाओ। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसके नीचे फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन, जिसके ऊपर फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट। डेरिवेशन डायमेंशन एनालिसिस की आप देख लोगे तो आपको आ जाएगा। टर्मिनल क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ ट्यूब, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी और डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का डायमेंशन याद रखना, ml की पावर -1 t की पावर -1। हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर वही है, रेनॉल्ड्स नंबर। जब हम क्रिटिकल वेलोसिटी निकालते हैं ना, तो वहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो जो कांस्टेंट कहते हैं उसे रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अलग अलग फ्लो के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। उस दिन मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था शायद, जब मैं सैंपल पर करा रहा था, तो उसमें रेनॉल्ड्स नंबर निकालना था आपको, और रेनॉल्ड्स नंबर की सहायता से बताना था कि फ्लो का टाइप क्या है। जैसे अगर 0 से लेकर 2000 के बीच में हो तो फ्लो, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, तो स्ट्रीम लाइन होती है। 2000 से 3000 के बीच में हो तो फ्लो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है भैया। और 3000 से ऊपर फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया, टर्बुलेंट फ्लो। आगे बोलो। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है भैया, कांस्टेंट रहती है। आगे बोलो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है भैया, ये भी देखिए डेरिवेशन आती है, तो इसको मैं करा रहा हूँ, कुछ नहीं है। एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या वेरिएबल है, यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया क्या A2 है। ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पे टी टाइम में जो लिक्विड की लेंथ गई है वो कितनी गई है, x1, कितनी गई है। और यहां से टी टाइम में जो लिक्विड की लेंथ निकली है वो कितनी निकली है, x2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास जो एंटर कर रहा है, ठीक है, इन टी टाइम इज इक्वल्स टू मास एग्जिट्स इन, जो मास एंटर कर रहा है टी टाइम में, वही मास क्या हो रहा है, टी टाइम में एग्जिट कर रहा है। मास क्या होता है भैया, मास होता है वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। V1 वॉल्यूम में, डेंसिटी आइडियल फ्लूइड है तो डेंसिटी लेनी है, और टाइम क्या है, t है, ठीक है। यहाँ का क्या V2, डेंसिटी क्या है 2, और ये क्या टाइम का है, तो डेंसिटी डेंसिटी क्या होगा, कैंसिल होगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ, A1 x1 अपॉन में क्या होगा t, वो ठीक होगा। A2 x2 अपॉन में x1 अपॉन में t क्या होता है, x क्या डिस्टेंस है, d क्या टाइम है, तो ये क्या होगा V1 हो जाएगा, और ये क्या होगा। अब इसको एक तरीका और है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास एंटर पर सेकंड, मास एंटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू मास एग्जिट पर, तो मास एंटर पर सेकंड क्या होता है, वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड इनटू में डेंसिटी, और यहाँ का वॉल्यूम पर सेकंड इनटू में डेंसिटी। ये वॉल्यूम पर सेकंड मतलब वॉल्यूम अपॉन में टाइम है, ये क्या है,
वॉल्यूम अपॉन में टाइम, ये भी क्या होगा वॉल्यूम अपॉन में टाइम, ये और ये कैंसिल हो गया। वॉल्यूम आपको पता ही है A1 x1 अपॉन में टी, V2 क्या होगा A2, सॉल्व कर लोगे तो ये आ गया आपका, है ना। अच्छा, ए वी यानी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यानी वेलोसिटी पोस्ट में कांस्टेंट अपॉन में क्या हो गया एरिया, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू क्या हो गया एरिया। इसका मतलब अगर आपका कहीं से पानी आ रहा है दूसरे एंड से निकल रहा है, तो अगर उस एंड का एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी क्या होगी बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी कम हो जाएगी। अगला बोलो भैया, बर्नौली थ्योरम। अच्छा, एनर्जी ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड के पास कुछ एनर्जी होती है जैसे काइनेटिक। काइनेटिक क्या होती है फ्लूइड की, हाफ रो वी स्क्वायर। वैसे देखिए हम पर यूनिट मास के टर्म में कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक क्या होती है आपकी हमेशा ये होगी हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन अगर आप पर यूनिट मास के टर्म में करोगे तो क्या होगा हाफ वी स्क्वायर। पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में करो तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, हाफ रो वी स्क्वायर। और ठीक है, ये हो गया। और क्या था, पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो था। हाँ ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, पोटेंशियल क्या होता है एच रो जी होता है, ठीक है। पर यूनिट मास के टर्म में करोगे तो रो अपॉन में मास, देखिए अच्छा एमजीएच होता है ना, पोटेंशियल क्या होती है एमजीएच होता है, ठीक है। अगर आप पर यूनिट मास के टर्म में करोगे तो पोटेंशियल क्या होगी जीएच होगी, क्या होगी ये पोटेंशियल पर यूनिट मास है, ठीक है। और पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में करोगे तो क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, रो जीएच हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होता है पी प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, प्रेशर इनटू में, अगर इसे पर यूनिट मास के टर्म में करोगे तो वॉल्यूम अपॉन में मास क्या होता है डेंसिटी, वन बाय में डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम अपॉन में मास क्या होगा पी अपॉन में हो जाएगा। और अगर आप वॉल्यूम के टर्म में करो, पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में करो तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होगा तो प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो ये लिक्विड की एनर्जी है, ध्यान रखना है, ठीक है। डेरिवेशन पेरिवेशन इसमें से कुछ नहीं आती, आती है बर्नौली थ्योरम। क्या आती है ये भैया हो सकता है कल आपके पेपर में दिया है, बर्नौली थ्योरम, ठीक है। मैं शॉर्टकट तरीके से करा रहा हूँ, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की पाइप है यहाँ से लिक्विड एंटर कर रहा है यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या है V1 है, यहाँ की हाइट क्या है H1 है, ठीक है, समझिए। और जो लिक्विड यहाँ से निकल रहा है वहां की, यहाँ की हाइट क्या है H2 है, यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी A2 है, यहाँ का एरिया A2 है। तो कौन है ये, ठीक है। तो भैया एक सेकंड, ठीक है। तो भैया लिक्विड राइज क्यों करता है, क्योंकि आप मोटर चलाते हो यानी प्रेशर एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पे भैया वॉल्यूम कितना आ रहा है V1, और यहाँ पे कितना, अच्छा वॉल्यूम तो वॉल्यूम पर सेकंड तो सेम ही रहता है, यहाँ पर भी वॉल्यूम पर सेकंड कितना निकल रहा है V। तो भैया प्रेशर एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, प्रेशर एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, तो आपको पता है लिक्विड ऊपर से कहाँ जा रहा है नीचे से कहाँ जा रहा है ऊपर, तो नीचे की प्रेशर एनर्जी क्या होगी पीवी, PV1, सॉरी P1, V1 मत लिखो, V लिख लो, ठीक है। और यहाँ की प्रेशर एनर्जी कितनी होगी P2, यहाँ का प्रेशर क्या है P2 है, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी कहाँ की याद होगी, यहाँ की याद होगी, क्योंकि लिक्विड यहाँ से चढ़ के यहाँ पे आ रहा है, तो प्रेशर एनर्जी डिफरेंस कितना होगा P1V माइनस P2। अब इस प्रेशर एनर्जी की वजह से दो काम हो रहे हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, दूसरी काइनेटिक कहाँ की याद होगी, आपको पता है एरिया यहाँ का कम है तो यहाँ की काइनेटिक क्या होगी याद होगी, यहाँ की काइनेटिक है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ की काइनेटिक क्या होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर। काइनेटिक यहाँ की याद है क्योंकि एरिया कम है, तो चेंज इन चेंज, हाँ ठीक है। तो चेंज कितना है हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, है ना। वी वन स्क्वायर, है ना। ऐसे ही आपको पता है लिक्विड राइज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आया, किसमें चेंज आया, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की कितनी थी mgh1, यहाँ की पोटेंशियल कितनी है mg, तो कितना होगा भैया पोटेंशियल mgh2, यहाँ की ज्यादा होगी ना क्योंकि हाइट ज्यादा है, तो mgh2 माइनस mgh1। तो आपको पता है ये जो दोनों में चेंज आया किसकी वजह से चेंज आया प्रेशर में, यानी चेंज इन प्रेशर एनर्जी किसके बराबर होगी, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल के, ये आ गया आपका, यहाँ रखना चेंज इन काइनेटिक, यहाँ रखना चेंज इन, यहाँ पे रखोगे। तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो दोनों साइड में आप अरेंज करोगे, दोबारा से शिफ्टिंग करोगे उन वालों की साइड में टू वाले की साइड में, तो आपको ये मिलने वाला है ये क्या आएगा आपका पी वी, सॉरी P1V प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस mgh1 बराबर में
P2V प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस mg/s2 है ना। ये आ जाएगी, यानी दोनों साइड में कुल एनर्जी प्रेशर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम दूसरी एंड के प्रेशर काइनेटिक पोटेंशियल के सम के बराबर आ रहा है। यही क्या है बर्नौली थ्योरम, यानी टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट क्या होती है। ये स्टेटमेंट हो गई बर्नौली की। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम द टोटल एनर्जी, ठीक है, हर पॉइंट की क्या होती है भैया, कांस्टेंट होती है, प्रोवाइडेड लिक्विड इज आइडियल। लिक्विड कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। अच्छा इसे पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम डिवाइड होगा तो क्या P1, इधर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो हाफ रो V1 स्क्वायर, इधर वॉल्यूम से डिवाइड करो तो मास होने वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी रो GH1। ऐसे यहां से वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा P2 हाफ रो V2 प्लस mg/s2। ठीक है भैया, ये हो गया, ये हो जाएगा भैया। इसको बर्नौली थ्योरम पे जो मैंने एक दो क्वेश्चन करा रखे हो पक्का कर लेना, ठीक है, उसके आगे नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, टॉरिसेली थ्योरम है ना वो, ई फ्लक्स, टॉरिसेली ई फ्लक्स। वेंचुरीमीटर तो आप सबसे सिलेबस है ना, वेंचुरीमीटर, वें अबे वेंचुरीमीटर आउट ऑफ सिलेबस इसलिए नहीं पढ़ा है, बाकी मैंने करा रखा नोट्स में होगा शायद मेरे ख्याल से, है ना। टॉरिसेली ई फ्लक्स है। टॉरिसेली ई फ्लक्स क्या कहता है भैया, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर h हाइट तक लिक्विड भरा पड़ा है, यहां से लिक्विड गिर रहा है, वेलोसिटी भी है, यहां तक भरा पड़ा है। लिक्विड की हाइट कितनी है, h है। अगर यहीं से आप एक पत्थर छोड़ोगे, इसको फ्री फॉल करोगे तो यहां तक आते हैं, लिक्विड पत्थर की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो यही प्रूफ करना होता है कि ये जो लिक्विड निकल रहा है और ये जो पत्थर यहाँ पे गिर रहा है इस लेवल पे, दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है भैया, तो इसके निकालने के लिए हम ए पॉइंट लेते हैं और बी पॉइंट लेते हैं और दोनों पे लगाते हैं बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट ए, तो प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक हाफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए प्लस एम जी सॉरी रो जी एच एट पॉइंट ए बराबर में प्रेशर एट पॉइंट बी, ये मतलब बाहर है, ये बी पॉइंट जो है यहाँ पर है, ठीक है, प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस हाफ क्या होगा रो जी एच बी। अब देखिए बड़ा आसान है, अगर मैं ओ पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखूं, पीए की वैल्यू क्या होगी, पीए, पीए और पीबी वो प्रेशर है जो बाहर से लग रहे हैं। तो ए पॉइंट पर बाहर से प्रेशर तो लग ही रहा है, बी पॉइंट पर भी बाहर से प्रेशर लगेगा ही एटमॉस्फेरिक, तो पी और पीबी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अच्छा हाफ, आपको बता दूं ए पॉइंट सेम लेवल पे दोनों लिक्विड है, पॉइंट दोनों सेम लेवल पर है, तो ए का लिक्विड बी की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर वाला लिक्विड जाएगा। तो यानी ए को लिक्विड की वेलोसिटी क्या है, 0। हाँ रो जी, हाइट कितनी है इस पॉइंट पर, ऐसे लिक्विड की, बराबर में बी पॉइंट के बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है, पी ए प्लस, आपको पता है बी पॉइंट की लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है, और एच हाइट बी पॉइंट पर कितनी लिक्विड की, तो ही नहीं है, बी पॉइंट बाहर है ना, तो ये 0 कर दो। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा v इक्वल्स टू, इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे तो आपका आएगा अंडर रूट जी 2g ऐसे ही आप जब फ्री फॉल कराते हो किसी का तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2s लिखते हो, है ना। तो आपको v निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी का फ्री फॉल करा रहे तो 0, दो बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा g, और हाइट कितनी है तो v स्क्वायर इक्वल्स टू में 2gh, यहाँ से भी v की वैल्यू आ गई। आप अगला बोलो भाई, खत्म हो गई चैप्टर। बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन यही है, ठीक है, और उसके बाद केवल यही एप्लीकेशन है, वेंचुरीमीटर आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने जो करा रखे वही कर रहा ना, नोट्स पढ़े हैं। कंफर्म में बता दे रहा हूँ भैया, मैं अगर फर्स्ट बुक की बात करूँ तो फर्स्ट बुक से अभी भी प्रोजेक्टाइल 100% आएगा, मैं बता रहा हूँ, कल आपको प्रोजेक्टाइल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम लो हो गया, ट्राइंगल लो हो गया, ठीक है, तो ट्राइंगल लो तो नहीं आता, पैरेललोग्राम ही आता है, ठीक है। क्रॉस और डॉट पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये और ये भी हो सकता है भैया कि 99.9% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाली आ जाए या सेकंड वाली आ जाए, फर्स्ट वाली बहुत रेयर ही आती है, ठीक है। फिर आता हूं मैं चैप्टर नंबर, रिवीजन तो मैंने सारे ही करा दिया है, ठीक है। फिर आता हूं मैं चैप्टर नंबर 5 पे, 5 पे 4 पे, 4 पे आता हूं तो भैया सेकंड लो के फर्स्ट लो पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो आ सकते हैं, है ना। और आपका वो अभी मैं मेरे को एक दो टॉपिक कराने हैं तो मैं करा दूंगा, तभी छुट्टी करूंगा, ठीक है। अभी है केटीजी के एक दो टॉपिक रह गए थे और एक,
हाँ एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्डन है, केडीजी के एक दो टॉपिक रह गए तो उसे करा के छोड़ दूंगा मैं आपको, ठीक है। और इसी में फर्स्ट लो, फिफ्थ चैप्टर में अगर आप देखोगे तो फिफ्थ चैप्टर में आपको सेकंड लो पे बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और लिफ्ट प्रॉब्लम आपको याद है, कनेक्टेड मोशन, ये भी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। फ्रिक्शन में वर्क डन अप द प्लेन डाउन द प्लेन मैंने कराई दिया है, देख लेना, नोट्स पड़े ही होंगे, ठीक है आपके पास। और आपका जो ये क्या कहते हैं कि बैंकिंग ऑफ द रोड थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है इस बारी, लेकिन आ सकता है। बैंकिंग ऑफ द रोड फर्स्ट राउंड में आया भी था मेरे ख्याल से, बैंकिंग ऑफ द रोड, ठीक है। फिर अगर मैं फिफ्थ चैप्टर पे जाऊं तो फिफ्थ चैप्टर में भैया एनर्जी में वर्क नहीं थ्योरम अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो, ठीक है। कोलिजन भी अभी आता है, वर्टिकल सर्कल नहीं कराया मैंने मेरे ख्याल से, तो वो भी करा रहा हूँ मैं, ठीक है। करा दिया था, चलो दोबारा करा देंगे, अभी अभी रिवीजन करा जाएगा, ठीक है। जो टॉपिक एक बार रिवीजन में नहीं करा था मैंने वर्टिकल सर्कल, ठीक है। और अगर मैं आता हूँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अभी भी आपको तीन क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल वाले, एग्जाम्पल नंबर 1.1, 1.2, 1.3, जिसमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, वो आ सकता है। डेरिवेशन नहीं आएगी इसमें से आपका। एक टॉपिक अभी मेरे को अभी कराना है, मैं कराने जा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो आ सकता है। और टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर निकालने के लिए ऐसा ड्राइव नहीं आएगा, मास दे रखा होगा, आपको हर चीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए, तो आप वहां से मास और रेडियस दे रखा हो तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालने को आ सकता है, ठीक है भैया। यहाँ पे पैरेलल सिस्टम परपेंडिकुलर सिस्टम नहीं आएगी, ठीक है। और ग्रेविटेशन से बता ही दिया मैंने, ग्रेविटेशन रिवीजन करते वक्त तो आपको बताया था भैया एस्केप वेलोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट से कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं, ठीक है। क्या प्लस प्लानिटरी लॉ रेडिएशन तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई उसके वो रिजल्ट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और थर्ड लो पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताने आ रहा हूँ जो वो है केटीजी का टॉपिक है। केटीजी, केटीजी में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने करा दिया था, ठीक है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम करा दिया था, अब मैं करा जा रहा हूँ सीपी एंड सीबी, सीपी की कैलकुलेशन एंड सीबी कैलकुलेशन। अच्छा आपको पता है कि अगर मैं सीबी वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, क्या करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, तो आपको पता है हीट किसके बराबर होगी, फर्स्ट लो, फर्स्ट लो क्या कहता है, तो वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो आप इसको क्या लिखोगे, डी यू के बराबर। अच्छा डी यू के बराबर लिखोगे, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट अगर रखा तो आप यहाँ से क्या आएगा, एन सीबी डी टी, बोलो हाँ, डी यू की वैल्यू, ये डी यू के बराबर होगी। एन की वैल्यू अगर आप एक रख दोगे तो सीबी क्या होगा, सीबी डी टी इक्वल्स में डी यू हो जाएगा। सीबी की वैल्यू क्या आएगी, डी यू अपॉन में डी टी, तो यहाँ से आप सीबी निकाल सकते हो। अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, मोनो एटॉमिक गैस की, मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, तो अगर आपको देखो तो इसमें आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है, हाफ के बी टी, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या होगा, 3 के बी टी। एक मोल के पास कितनी होगी, 3/2 एन से मल्टीप्लाई करो तो आर टी हो जाएगा। अब भैया देखिए टोटल एनर्जी मोनोएटॉमिक के पास इतनी होती है, एन मोल के पास कितनी होगी, 3/2 NRT। तो भैया आपको सीवी निकालना है, क्या निकालना है, सीवी। सीवी को क्या करो, यू को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये पूरी कांस्टेंट टर्म 3/2 NR बाहर आएगा, dt अपॉन में dt का 1 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका सीवी, क्या आ गया। और फिर उसके बाद आप सीपी निकालोगे तो सीपी क्या होता है, सीपी माइनस सीवी क्या होता है, आपका आर होता है, तो यहाँ से आपका सीपी निकल आएगा, तो क्या होगा, आर प्लस सीवी। तो अगर आप मोल एक कर दोगे, तो मोल एक कर दोगे तो एनर्जी ये आपका सीवी कितना आएगा, 3/2 आर, ठीक है, 3/2 आर हो गया। और तो यहाँ पे सी प्लस सी वी हो गया, आर प्लस सी वी की वैल्यू क्या रखी है, 3/2 आर। सॉल्व करोगे तो आपका 5 R/2, ये सीपी आ गया, क्या आ गया, तो गामा आपको निकालने का आएगा सीपी अपॉन में सीवी, तो यहाँ से आएगा तो आपका ये आएगा। डायटोमिक की बात करूं, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक क्या होता है भैया, 5 होता है, याद नहीं याद है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है, हाफ के बी टी, तो कुल एनर्जी कितनी होगी, 5/2 के बी टी। एक मोल के पास कितनी होगी, तो 5/2 RT हो जाएगा ना, एक मोल के पास, एक मोल के पास। तो आपका सीवी कितना आएगा, तो भैया टी, ये कौन, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 3/2 R आएगा, dt अपॉन में dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सीपी निकालेंगे तो सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर होता है, तो ये क्या होगा 5, हाँ 5, हाँ 5, तो ये आएगा 7 R अपॉन में 2 आ जाएगा, तो गामा क्या होगा, सीपी अपॉन में
CV 7R/V2 अपॉन में CV, ये आ सकता है भैया, टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया एडियाबैटिक प्रोसेस का, मैंने एक वर्डन नहीं निकाला था, ठीक है भैया। तो वर्डन का फॉर्मूला वही होता है आपका, वर्क इक्वल्स में PV DV और V1 और क्या हुआ V2। एडियाबैटिक प्रोसेस में PV गामा इक्वल्स में क्या होता है, K होता है। इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी, ध्यान रखना, ये इसकी डेरिवेशन आएगी, ये इसकी डेरिवेशन इंडिविजुअल नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप P की वैल्यू निकालो तो K अपॉन में क्या होगा, V की पावर गामा आ जाएगा, तो W इक्वल्स में क्या होगा, केवल आपको लिखना है वर्डन, ठीक है। इन एडियाबैटिक तो सीधा आप निकल जाएगा, तो आ जाएगा आपको V की पावर गामा DV। V1 क्या हुआ, V2 हो गया, कांस्टेंट क्या हो गया, बाहर आ गया, V की पावर ऊपर गया गामा, तो DV आ जाएगा आपका V1 आ रहा है V2। उसके बाद अगर आप लिखोगे तो ये क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस गामा प्लस 1, और ये क्या होगा V1 और ये क्या हो गया V2 हो गया, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, W इक्वल्स में कांस्टेंट, एक बार V1 की पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा, एक बार V2 की पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा, 1 माइनस गामा। अरेंज करो, K की मल्टीप्लाई करो तो K क्या होगा, K V1, उल्टा हो गया ना, V2 आएगा यहाँ पे, ये V1 आएगा, तो V2 1 माइनस गामा, K V1 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा। K की वैल्यू आपको पता ही है किसके बराबर होती है, K किसके बराबर है, P V की पावर गामा। यहाँ पे 1 के लिए 1 लिख देना, 2 के लिए 2 लिख देना, यहाँ पे अरेंज करो तो आ जाएगा आंसर। अगला बोलो भैया, मैंने वर्टिकल सर्कल की डेरिवेशन आपको नहीं कराई थी, वर्टिकल सर्कल की डेरिवेशन देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वर्टिकल सर्कल है, ये जमीन को टच कर रहा है पॉइंट, और ये क्या है हाँ सॉरी, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। मास यहाँ पे था, मास M था, घूमता हुआ यहाँ पे आ गया, वेट क्या mg, एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही बनेगा, तो mg, और इधर क्या होगा mg cos थीटा, और ये क्या होगा mg साइन थीटा। वेलोसिटी क्या होगी, इसके ऊपर होगी, ठीक है। और ये क्या हुआ, r है, ये बॉटम पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और ये क्या है, टॉप पॉइंट है। अगर आपको ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपका पार्टिकल लगातार घूम रहा है तो टॉप पॉइंट का टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट टॉप टी। टॉप टेंशन अगर मैं देखूंगा तो भैया देखिए, अब एक चीज देखिए, एम जी कॉस थीटा इधर लग रहा है, आपको पता है अगर कोई साइकिल कोई चीज टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, कहाँ लगेगा, पार्टिकल जहां पे घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन नीचे, ऐसे ऐसे एम जी कॉस थीटा लगेगा, तो टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर। तो आपको पता है घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है, क्या होता है, कहाँ पे लगता है, एक्ट टूवर्ड्स दी सेंटर। तो भैया एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपका नेट फोर्स है और वो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे तो दो फोर्स लग रहा है ना, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर अंदर लग रहा है तो इसका मतलब टी माइनस एम जी के बराबर होगा नेट फोर्स, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालोगे तो टी क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एम जी कॉस थीटा आ गया है ना। अब ये ध्यान रखना कि अगर पार्टिकल लगातार घूमेगा तो इस पॉइंट का टेंशन हमेशा क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, बराबर के लिए कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए बराबर भी मैंने लिख दिया। तो आप देखिए भैया, इसका मतलब क्या होगा, टी 0 से ज्यादा होना चाहिए, यानी ये टर्म भी क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा, एम वी स्क्वायर, और टी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, रेडियस प्लस एम जी कॉस क्या होगा भैया, घूमता हुआ पार्टिकल आया तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 रहेगी, नहीं घूमता हुआ यहाँ से आ गया, थीटा तो यहाँ का एंगल है ना, पूरा थीटा क्या होगा, 180 होगा। इसको सॉल्व करोगे ये क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, तो आप सॉल्व करोगे तो ये -1 माइनस एम जी हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, एम वी टी स्क्वायर अपॉन में आर क्या होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, वेलोसिटी एट टी पॉइंट क्या हो जाएगी आपकी, जी आर, तो वी टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी आर। ठीक है भैया, अगर पार्टिकल को लगातार घूमते रहना है, टॉप पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, टेंशन 0 से ज्यादा, और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इसके बराबर या इससे ज्यादा, ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा। किसी ने ही बोला, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मिड पॉइंट पर घूमे, एट पॉइंट एम पर भी घूमे, या बॉटम पे घूमे, तो बी पॉइंट पर देंगे। बॉटम पे घूमना चाहिए, तो बॉटम पे घूमने के लिए ध्यान रखना कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट टॉप इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बॉटम। टोटल एनर्जी टॉप पर क्या है, काइनेटिक, जो कि क्या है, हाफ एम वी टी स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी, एम जी टू आर होगी ना, पोटेंशियल जी एम जी टू आर होगी ना, जमीन से हाइट कितनी है इसकी, ये आर है, ये आर है, तो जमीन से हाइट क्या होगी इसकी, टू आर हो जाएगी ना, तो एम जी टू आर है, ये तो होगी काइनेटिक टी पॉइंट की, और ये क्या होगी, पोटेंशियल टी पॉइंट। बॉटम पे क्या होगी, काइनेटिक, तो काइनेटिक क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर, पोटेंशियल नहीं होगी क्योंकि जमीन पर ये बॉटम पॉइंट, ठीक है भैया।
तो अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी एट टी पॉइंट आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, वीटी स्क्वायर। वीटी की वैल्यू क्या रखी है, वीटी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है जी आर, तो आप यहाँ पे सीधा लिख दोगे भैया, यहाँ पे एम जी आर अपॉन में 2 प्लस ये क्या होगा 2 mg r बराबर में एम वी बी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2 इसे सॉल्व करोगे, अभी क्या काटना नहीं है आपको, तो 5 mg r अपॉन में क्या होगा 2 बराबर में एम वी बी स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, मास से मास कैंसिल हो गया, वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना आ गया भैया √5 g r। ये तो वेलोसिटी आ गई, मतलब इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए घूमने के लिए, ठीक है। अच्छा टेंशन कितना होना चाहिए, तो टेंशन एट पॉइंट बी इक्वल्स में आपको पता है एम वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वायर, क्योंकि बी पॉइंट का निकाला तो इसलिए यहाँ पर टेंशन बी का निकाला तो वेलोसिटी बी की रखूंगा एम जी कॉस थीटा एट बी। थीटा एट बी क्या होगा, तो आपको पता है घूम करके फिर बॉटम पे आ गया तो एंगल क्या होगा 0, क्या होगा 0। तो आप एम वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी आपको, अच्छा वीबी की वैल्यू इतनी रखी तो इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 5 gr, क्या होगी 5 gr अपॉन में r, और यहाँ पे इसको 0 रखोगे तो प्लस mg हो जाएगा, और r से r कैंसिल हो गया तो 6 mg आ जाएगा। बिल्कुल सेम आप मिड पॉइंट का भी निकाल लेना, ठीक है, मिड पॉइंट का भी बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है भैया। अभी कल मॉर्निंग में मैं क्लास लूंगा आपकी, ठीक है, सुबह 7 से लेके 8:30 मॉर्निंग में, एकदम अर्ली मॉर्निंग एकदम उठ जाना भैया। देखिए अगर आपको चिंता है, और मैं केवल कराऊंगा 2 या 3 साल के सैंपल पर 2 मीटिंग के अंदर, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले जो आपसे ऐसे ही हो जाएंगे देख करके, तो उसमें आपको चिंता करेंगे 2-3 साल के पेपर मैं करा दूंगा 8:30। और करना क्या कि जो मैं कराऊंगा वो साथ साथ में लिखते जाना, क्योंकि उसको दोबारा रिवाइज करने का अपने पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। मिलते हैं, आप अपनी तरफ से जो भी पढ़ना हो जाके पढ़ो, जिन चीजों को मैं रिवाइज किया उसको रिटर्न में प्रैक्टिस करो। मिलता है अगली क्लास में मॉर्निंग में 7:30 बजे। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।